क्लास विथ डिजिटल कम्युनिकेशन। देखो मैं डिजिटल कम्युनिकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन पे बाद में जाएंगे। ठीक है, तो आज चूंकि लेक्चर 1 है तो पहले तो हम आप लोग से सिलेबस डिस्कस करते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग, अच्छा बीच में तो लोग यस सर नो सर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा हो तो अपना म्यूट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम आज तो हम लोग शुरुआत करेंगे, गेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं, खासतौर से कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। बस एक बात याद रखिए कि आप लोग को यूनिवर्सिटी सिलेबस के अंदर 3 पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। एक पढ़ाया जाता है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, एक पढ़ाया जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। होपफुली एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम आप लोग को शायद 5th सेमेस्टर पढ़ाया गया था, और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आप लोगों को 7th सेमेस्टर यानी इस करंट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं। और एक होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोचैस्टिक प्रोसेस, ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, ये नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है 5th सेमेस्टर में। तो ये 3 पेपर्स को मिला करके आप लोगों का गेट में कम्युनिकेशन सिस्टम का सिलेबस बनता है। लेकिन अब इसके अंदर भी आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, तीनों पेपर कंप्लीट नहीं पढ़ना है। तीनों पेपर के सर्टेन चैप्टर्स पढ़ने हैं, या कह लीजिए उन चैप्टर्स के भी सर्टेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये जानना होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। अच्छा, आमतौर से जो यूनिवर्सिटी में जिस ओरिएंटेशन में आप लोग पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा पेपर है जो उस ओरिएंटेशन में फिर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यूनिवर्सिटी सिलेबस और गेट के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा, जैसे नेटवर्क थ्योरी की बात कीजिए आप, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यूनिवर्सिटी सिलेबस के लिए अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो गेट के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको एकदम अलग से तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये सेक्शन 7 कम्युनिकेशन से मैंने वो गेट के सिलेबस से ही उठा के डायरेक्ट कॉपी किया। मैंने सेक्शन 7 भी छोड़ दिया है। असल में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टॉपिक्स है। ये जो ऑटो कोरिलेशन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का, उससे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट नॉइज, ये सब जो है फिल्टरिंग ऑफ रैंडम सिग्नल्स, एलटीआई सिस्टम्स, ये सारे के सारे डिजिटल कम्युनिकेशन के हैं। ठीक है, अब अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें तो ये एनालॉग कम्युनिकेशन है। एनालॉग कम्युनिकेशन को जरा डार्क हो गया, एक मिनट। चलिए ले लेते हैं। ये जो है एनालॉग कम्युनिकेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, स्पेक्ट्रा ऑफ एम एंड एफएम, एसएचआरआर, सर्किट्स फॉर एनालॉग कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला कौन सा, येलो था ना, हाँ। ये इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंट्रोपी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एंड चैनल कैपेसिटी थ्योरम, ये सब हो गया डिजिटल कम्युनिकेशन का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये तो टोटल ही जो है डिजिटल, यहाँ पर टाइटल ही दे रखा है डिजिटल कम्युनिकेशन। डीपीसीएम, पीसीएम, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स, क्यूएम, एमएपी, एमएल डिकोडिंग, ये मैच फिल्टर रिसीवर, कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ, एसएनआर, बीईआर, फंडामेंटल्स ऑफ एरर करेक्शन, हैमिंग कोड्स, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, आईएसआई, ठीक है, टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए, ये सारे के सारे डिजिटल कम्युनिकेशन है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, अगर हम लोग गेट के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई ये तो सिलेबस थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है। देखिए यूनिवर्सिटी सिलेबस इस तरह से नहीं दिया रहता है, यूनिवर्सिटी सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से होता है। और आप गेट क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो वहां पर आपको लगेगा कि ये जो सिलेबस जिस तरह से दिया हुआ है, कुछ चीजें तो ऑब्वियसली मिलेंगी, लेकिन सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम जो सिलेबस निकालेंगे वो सिलेबस हम गेट के क्वेश्चन बैंक से निकालेंगे, पुराने क्वेश्चंस को देख करके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये जो ऑटो कॉलेशन से लेकर के यहाँ तक जो बात आ रही है, यहाँ पर कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा है, रैंडम वेरिएबल्स नहीं लिखा है, रैंडम प्रोसेस नहीं लिखा है। ठीक है, सिर्फ हेडिंग में दे रखा है रैंडम प्रोसेस।
लेकिन यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। लेकिन बेसिकली यहाँ जो आपकी जो बात कही जा रही है, ये एप्लीकेशन ऑफ रैंडम प्रोसेसेस से बात की जा रही है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, वो रैंडम प्रोसेसेस है। ठीक है। और रैंडम प्रोसेस को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप रैंडम वेरिएबल्स नहीं पढ़िएगा। तो रैंडम वेरिएबल्स को पढ़ के ही आप रैंडम प्रोसेसेस को समझ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन थ्योरी की जो पूरी कहानी है, ये आप तब तक नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन थ्योरी को, खासकर इस टॉपिक को, जब तक आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ ले। अब ये सारे टर्म्स कहीं नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो यहाँ से निकल कर आ जाता है। तो अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कीजिए, तो अगर हम इसके पहले चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर आ जाएगा सीधा सीधी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। तो दिस शुड बी योर फर्स्ट चैप्टर। इसको पढ़े बिना आगे की मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक चैप्टर निकल के आ गया। दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ ये पीसीएम की बात हो रही है, पीसीएम डीपीसीएम, इन दो टॉपिक्स की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, या कहिए इसको डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन की बात हो रही है। ठीक है। या भी हम सीधा सीरीज को पल्स कोड मॉड्यूलेशन ही कह देते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, या इसको शॉर्ट में पीसीएम कहते हैं। तो यह पीसीएम हमें देखना है, इस चैप्टर को देखना है। तो जब पीसीएम की बात आती है तो देखो पीसीएम के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे पीसीएम के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसे ये चीजें लिखी हुई नहीं है, बाकी हम ग्रेड के क्वेश्चन को देखेंगे तो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हमें सैम्पलिंग पढ़ना होगा, हमें क्वांटाइजेशन पढ़ना होगा, और हमें इनकोडिंग पढ़नी होगी। ये तीनों चीज मिला करके ही जो है पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है। तो अगर जब हम पीसीएम कर रहे हैं तो सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग, ये तीनों चैप्टर अपने आप इसके अंदर चला है। तो हम इस पीसीएम चैप्टर को भी स्प्लिट कर सकते हैं, सैम्पलिंग को अलग कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन इनकोडिंग को हम एक अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई पीसीएम में। आप लोग चाहे तो इस तरह से मैंने रैंडमली लिख दिया पेपर में, सिस्टम अपने कॉपी में सिस्टमैटिकली लिख लीजिएगा। फिर आइए डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये एक अलग सी बात है। एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, क्यूएम, एमएपी, यहां तक आया। ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या है, ये सारी चीजें ये कह रहा है, देखो मैच फिल्टर रिसीवर की बात आ रही है। आते हैं इस टॉपिक पे। तो ये सारी चीजें जो आ रही है इसको कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन पे, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एक नया चैप्टर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैच फिल्टर रिसीवर की बात की जा रही है, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन के साथ दिया हुआ है। लेकिन अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखा है 2019 तक, 20 का भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो मैच फिल्टर का जो क्वेश्चन आता है, वो वो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक मतलब क्या है कि डिजिटल पासबैंड डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल पासबैंड ट्रांसमिशन का। ये हम लोग आगे बताएंगे बेसबैंड और पासबैंड क्या होता है। तो ये डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन की बात हो रही है, पासबैंड ट्रांसमिशन। तो डिजिटल पासबैंड ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें ट्रांसमिशन में दोनों चीज आ गई, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो ट्रांसमिटिंग एंड पे होता है, रिसीविंग एंड पे जो है हम लोग मैच फिल्टर लगाते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर से डिजिटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए जो रिसीवर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिजिटल पासबैंड ट्रांसमिशन में जो रिसीवर इस्तेमाल करते हैं उसके मैच फिल्टर की बात नहीं होती है। यहाँ पे आमतौर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिजिटल बेसबैंड रिसीवर की बात होती है। तो वहां पे जो मैच फिल्टर लगाते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। तो एक टॉपिक और लिख लेते हैं हम, डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन। तो लोग को दिख रहा है ना सही सही। तो डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन आ गया। अभी एसएनआर वगैरह, अभी बीईआर जो लिखा हुआ है फॉर डिजिटल मॉड्यूलेशन आमतौर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है। एसएनआर पूछा जाता है, यस, लेकिन बीईआर बहुत कम पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है उतना टाइम नहीं है कि आप उस पर, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन मान लिया कि एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको काफी कॉन्सेप्ट चाहिए। तो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना भी पॉसिबल नहीं है, डिस्कस करने के बाद आपके लिए समझना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखिए फंडामेंटल्स ऑफ एरर करेक्शन की जो बात आ रही है, दिस इज सिंपली अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। पर या कह ली इंफॉर्मेशन थ्योरी को हम आगे बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ेंगे, इम्प्रॉपी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, चैनल कैपेसिटी थ्योरम, ये सारी चीजें हो जाएंगी। चैनल कैपेसिटी थ्योरम के आगे जब हम पढ़ेंगे तो एरर करेक्शन कोडिंग है, क्योंकि जो चैनल कैपेसिटी थ्योरम है
वहीं से एरर करेक्शन कोडिंग की बात निकल कर आती है। तो ये सिर्फ एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन थ्योरी का है। तो यहाँ पे जब आते हैं हैमिंग कोड, बेसिकली क्या है कि ये जो एरर करेक्शन, दिस इज वन टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड। जब एरर करेक्शन कोड्स की हम बात करेंगे तो देखेंगे कि वहां पर दो तरह के, ब्रॉडली दो तरह के होते हैं एरर करेक्शन कोड्स हम बनाते हैं। तो वहां पे या तो ब्लॉक कोड होता है, साइक्लिक कोड होगा। लीनियर ब्लॉक कोड में फिर वहां पे जो है फिर वहां पे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो जो लीनियर ब्लॉक कोड जो होता है उसके अंदर हम देखेंगे हैमिंग कोड एक बड़ा फेमस है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हैमिंग कोड इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड। तो हम लोग उसे देखेंगे, इसे हम लोग एंड तक देखेंगे और लीनियर और हैमिंग कोड के हेल्प से ही हम लोग एरर करेक्शन को कंप्लीट देखेंगे। फिर टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जो है, ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन। तो डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन का ही एक पार्ट हो जाएगा ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। इसके अंदर मेनली आपको एक तो मैच फिल्टर पढ़ना है। मैच फिल्टर के बाद आपको एसएनआर निकालना, पीक एसएनआर निकालना मैच फिल्टर के लिए, बिट एरर रेट वगैरह निकालना है। और उसके बाद जो सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जो होती है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ट्रांसमिशन चैनल में दो ही तरह की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि जो नॉइज बीच में इंटरफेयर करता है, और दूसरा ये है कि जो सिंबल्स हमने ट्रांसमिट किया है वो सिंबल्स जो है, वो सिंबल्स जो है वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। तो इनके इंटरफेयर करने से जो प्रॉब्लम आती है उसको इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को हम कैसे खत्म करते हैं, किस तरीके से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। और ये टीडीए में, एफडीए में, सीडीए में ये एक अलग सा टॉपिक हो जाता है। इसमें एक चीज हटा दिया है इसको, बल्कि हटाया नहीं है कहना चाहिए कि जब सीडीए में इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऑब्वियसली इससे मोबाइल कम्युनिकेशन की बात आ ही गई। जब हम टीडीएमए की बात करते हैं और एफडीएमए की बात करते हैं तो ये जीएसएम मोबाइल की बात आ गई, और सीडीएमए की बात करते हैं तो सीडीएमए मोबाइल की बात आ गई। तो बेसिकली टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेसेस, जीएसएम मोबाइल की बात करें तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीडीएमए एंड एफडीएमए। उसके अंदर अगर हम जाके देखेंगे जीएसएम में तो सिग्नलिंग किस तरह से करते हैं, तो बेसिकली दैट्स अ कॉम्बिनेशन टीडीएमए एंड एफडीएमए, और सीडीएमए एक अलग ही सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये कहानी हो गई डिजिटल कम्युनिकेशन की। तो इसके बाद एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली जो लिखा है एनालॉग कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड, देखो इतना सा कह के ये खत्म कर दिया एनालॉग कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब आप यहाँ पर आइएगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हम करते हैं। तो ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करते हैं। 3 मॉडिफिकेशंस है, डीएसबी है, एसएसबी है, वीएसबी है। उसके बाद है, अब इन तमाम चीजों के लिए जब हम उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन को समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स और पढ़ने होते हैं। अभी आपको सिलेबस फिर हम अपने तरीके से सिलेबस लिख के देखेंगे, ये सिलेबस एग्जैक्टली है क्या जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। फिर एंगल मॉड्यूलेशन, दिस इज अनदर टॉपिक, ये ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ एम एंड एफएम। ठीक है। और तीसरा टॉपिक आ गया एसएचआरआर, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ठीक है। एसएचआरआर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, एसएचआरआर को जल्दी खत्म करेंगे। तो ये सिलेबस समझ में आ गया। अभी मैं दूसरे तरीके से सिलेबस को मैं फिर से लिखूंगा। देखो अगर ये समझ में आ गया, केवल लिंक तो नहीं चला गया, आवाज आ रही है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब हम लोग सिलेबस को फिर लिखेंगे अपने तरीके से, ताकि हम जिस तरह से हम सिलेबस लिखेंगे हम उसी तरीके से सिलेबस को पढ़ेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि पूरे गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए, और किस किस टॉपिक को पढ़ना है तो किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन सिस्टम आमतौर से, देखिए 3 पेपर ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में काफी टफ माने जाते हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें डिजिटल एनालॉग दोनों आ जाता है, और दूसरा जो आता है वो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ईडीसी जिसको कहते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिर भी हो जाता है, ईडीसी का जो पोर्शन है वो टफ होता है, क्योंकि वो आमतौर से यूनिवर्सिटी सिलेबस में उस लेवल पे आप लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो ईएमएफटी का है। तो ईएमएफटी में टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो एस पैरामीटर्स है उसके एप्लीकेशन की जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग नहीं पढ़े हुए होते हैं। तो इसलिए इसमें गेट में, मतलब नहीं पढ़े हुए होते हैं, मतलब कि गेट ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े होते हैं, तो उसके लिए गेट के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ जाता है।
मैंने उस लेवल पे आप नहीं पढ़े होते। ट्रांसमिशन लाइन को उस लेवल तक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं जिस लेवल पे गेट पे क्वेश्चन आता है। इससे थोड़ा सा टफ लगता है, जिसके लिए आपको गेट के लिए स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी पेपर्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी सिलेबस और गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो जो यूनिवर्सिटी सिलेबस के लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वो गेट के लिए भी कवर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने गेट 2020 का 2020 का मैंने ये क्वेश्चन में निकाला है, जो कम्युनिकेशन के लिए पूछा गया। तो 6-7 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 1 मार्क्स का होता है, तो 6-7-9 यानी कि 3 क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, 26, 28 2, 43, 54 4, ये 4 क्वेश्चन आया आप लोगों का 2 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 3 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है टोटल आपसे। तो गेट में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से 2020 में, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जिसमें डिजिटल एनालॉग दोनों है, ये 2K20 में आप लोगों से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क का, नहीं 3 क्वेश्चन है 1 मार्क का और 4 क्वेश्चन है 2 मार्क का, इसको याद रखिएगा। इसका वेटेज अच्छा खासा हो जाता है 11, यानी कि आपका 11% क्वेश्चन जो आ रहा है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से आ रहा है, बल्कि 11% नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15 मार्क्स तो उधर ही आता है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से आता है, तो 85 में 11 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, तो ये एक अच्छा बड़ा पोर्शन है। अब देखो पहला क्वेश्चन किससे, ये रैंडम वेरिएबल्स, हम सिर्फ टॉपिक लिखते चले जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछा, ये रैंडम वेरिएबल से पूछा गया। ठीक है, और ये पूछा है WT इज अ रियल वाइड गॉसियन नॉइज प्रोसेस, द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू इतना दे रखा है, वेयर phi t इज इक्वल टू इतना एंड w। अभी आप लोगों को क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं कीजिए ना, हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं अभी। अभी सिर्फ देखिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है। और वाइड गॉसियन नॉइज, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन, बल्कि कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम रैंडम प्रोसेस। अच्छा, कॉम्बिनेशन रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस का क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि रैंडम प्रोसेस को आगे हम लोग एनालाइज जो करेंगे, आप लोग देखिएगा, हम उसे एज ए रैंडम प्रोसेस वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे जब टाइम आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है, ये क्या ये दिया हुआ है, वेरिएंस पूछा जा रहा है वाई का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली रैंडम प्रोसेस, आप देखते जाइए, रैंडम प्रोसेस से 1 मार्क का हुआ। अभी द टू साइड्स ऑफ अ फेयर कॉइन इज लेबल्ड एज 0 and 1, द कॉइन इज टॉस। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ EX, ये रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड एज x इज इक्वल टू इतना। अब इसमें क्या किया है, देखो ये नई चीजें स्टार्ट हुई हैं पिछले कुछ सालों में, कि ये क्या किया है कि इसने एक प्रोबेबिलिटी उठाया, एक फेयर कॉइन है लेवल 0 एंड द कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, तो ये जो पार्ट है, पहला पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी का है। अब यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग को रैंडम वेरिएबल का बेसिक आइडिया मालूम है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रैंडम वेरिएबल, ठीक है, या कह सकते प्रोबेबिलिटी रैंडम, पहला चैप्टर तो वन ही है, पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस से क्वेश्चन है। अब ये क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिट्स अ ब्लॉक ऑफ एंट्रीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डिकोडिंग a bit is A, the error event of each bit is independent of error events of other bits. The receipt blocks is declared erroneous if at least one of the bits is decoded wrong. If probably the receipt blocks is erroneous is. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन का है सर। ये आप देखने से लगता है एरर कोडिंग का है। ये पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीव ब्लॉक इज एरोनियस इज, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं कि डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन का है या कहीं एरर कंट्रोल कोडिंग का है, ठीक है, एरर कंट्रोल कोडिंग या डिजिटल बेसबैंड ट्रांसमिशन का। लेकिन अगर इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक बहुत मजेदार बात है, ये मैं कहना भूल गया आपको, कि ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, रैंडम प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पहला 3 क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क का, अगर प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 3 मार्क्स आप ऐसे स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा। अभी आपने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिंबल है रैंडमली चोजन फ्रॉम द सेट इज ट्रांसमिटेड
ये बेसिकली जो आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी का, अब यहाँ पे मिक्स किया है इंफॉर्मेशन थ्योरी को रैंडम वेरिएबल के साथ मिक्स किया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन थ्योरी को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में जो आएंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी पे तो वहां हम लोग देखेंगे। देखो मेरा जो अप्रोच होगा वो वही होगा कि मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस को काफी डिटेल में बताने के बाद बाकी जो भी टॉपिक्स होंगे मेरी कोशिश होगी कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दें, ताकि अगर आप इन डेप्थ, मान लिया जाए कि आप जो इंफॉर्मेशन थ्योरी को इन डेप्थ नहीं समझ सकते, भाई प्रोबेबिलिटी तो समझ रहे हैं आप, उसे एक मैथमेटिकल जो सॉल्व होगा प्रोबेबिलिटी के अप्रोच से होगा, तो आप उसे मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि पहला एक क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो वैसे तो कहा जाए तो इंफॉर्मेशन थ्योरी से है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगा दिया गया, सिंबल एस रैंडमली चोजन, तो मतलब ये इंफॉर्मेशन थ्योरी का है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये भी इंफॉर्मेशन थ्योरी का नहीं है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एमटी, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मॉड्यूलेटेड दिखाया है, दिस इज बेसिकली डीएसपी-एसी सिग्नल। ये जो क्वेश्चन है ये डीएसपी-एसी है, आप लोग पढ़िएगा आगे, या हो सकता है आप लोग पढ़ चुके हो एनालॉग कम्युनिकेशन में। द मेसेज सिग्नल एमटी इज इक्वल टू 4 कोसाइन 80 के एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी 10 है, सिग्नल इज टू पास थ्रू। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही पेट टाइप का क्वेश्चन है, जो पिछले 10-15 साल से पूछा जा रहा है कि हमने एक सिग्नल लिया, उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, एक फिल्टर से पास किया, बताइए वाईटी क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्वेश्चन आपका है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, क्योंकि डीएसपी इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। लेकिन ये जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता है ये डीएसपी-एसी, चलो आपको नहीं पता है, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, आपको पता ही नहीं कि डीएसपी, आपको मॉड्यूलेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है, आपको करना क्या है कि सिंपली सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन ऑफ सिग्नल आपको मालूम है अगर, तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर दीजिएगा। और थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मालूम है, या थोड़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का है। देखो मैं आप लोगों से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन जो मतलब फर्स्ट व्यू में जो लगता है कि बड़ा टफ क्वेश्चन है, कैसे वो सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये आइए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये है पीएम मतलब होता है फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और एफएम मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो एसपीएमटी और एस। तो ये जो क्वेश्चन था देखो ये वाला, ये क्वेश्चन बेसिकली ये एनालॉग मॉड्यूलेशन का, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन का नहीं है, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन का ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी एनालॉग कम्युनिकेशन का, ये एनालॉग कम्युनिकेशन का है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वो डिजिटल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 40 को, तो इसमें फेज मॉड्यूलेटेड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन आपका ये भी एनालॉग मॉड्यूलेशन का है, एनालॉग कम्युनिकेशन का है। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका एफएम एंड पीएम से है, यानी कि एनालॉग सॉरी एंगल मॉड्यूलेशन से है। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा। अब ये जो क्वेश्चन जो है रैंडम वेरिएबल विद यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये तो टिपिकल एक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, इट्स अ टिपिकल रैंडम वेरिएबल प्रॉब्लम। अब आप बताइए 11 मार्क्स में थोड़ा सा हम लोग एनालाइज कर लेते सिर्फ गेट 2020 को, तो 1 मार्क का 3 क्वेश्चन था और 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन था। तो 1 मार्क्स में तीनों क्वेश्चन जो था तीनों के तीनों थे प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस चैप्टर से, ठीक है, देख लीजिए रैंडम प्रोसेस, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी से था, ठीक है। और 2 मार्क्स का था, ये भी जो है प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल से सॉल्व हो रहा था, एक था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, एक था एंगल मॉड्यूलेशन से, और एक था फिर प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए कि 2 क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन ये प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस से आ रहा है, और एक क्वेश्चन जो आ रहा है ये आ रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, और एक क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है एंगल मॉड्यूलेशन से। इसको पूरा ही लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। अब आप लोगों को क्वेश्चन का ट्रेंड समझ में आ गया। अब आप बताइए किस चैप्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
और आप ये मैंने 2020 को एनालाइज किया है, आप चाहे तो घर पे 2019, 2018, 2017, 16 आप सिर्फ प्रीवियस 5 इयर्स को एनालाइज कीजिएगा, आपको जो सिनेरियो मिलेगा मोर और लेस ऐसा ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक के भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ, जैसे 5 साल में 2 क्वेश्चन आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का आ जाता है। आवाज आ रही है कि डिस्कनेक्ट हो गए? आ रही है सर। आ रही है सर। असल में ये क्यों बता रहे हैं, अब आप बताइए कि आपके पास टाइम बहुत कम है। कितना टाइम है आपके पास? आपके पास टाइम है अब सिर्फ जनवरी तक का है, दिसंबर जनवरी 2 महीना है। आप ये बताइए कि किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि गेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस एंड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ठीक है, चैप्टर। हाँ, जो फर्स्ट चैप्टर जो डिजिटल कम्युनिकेशन का है। अब इसमें देखिए 11 मार्क्स में 4, 3, 7 मार्क्स का क्वेश्चन डिजिटल कम्युनिकेशन से दिया है और सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है एनालॉग कम्युनिकेशन से। डिजिटल कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन से कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन का भी देखो, ये जो क्वेश्चन है अगर आपने इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लिया तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है मॉड्यूलेशन टेक्निक को बहुत डिटेल में जानने की, है ना। और ये जो एनालॉग मॉड्यूलेशन, इसमें आपको थोड़ा एफएम और पीएम का कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस प्योर मैथमेटिकल है, प्योरली मैथमेटिकल। जैसे एडीसी वगैरह में कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पे प्योरली 100% मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो अब हम क्विकली क्या करते हैं कि हम एक सिलेबस डिफाइन करते हैं कि जिस सिलेबस से हमें जाना है। ठीक है, हम किस सिलेबस को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे आपका मैक्सिमम फायदा हो सके। ठीक है, अब पहले हम 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन, और दूसरी तरफ लिखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें तो पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेसिकली सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का, लेकिन आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म आना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। पढ़ाएंगे नहीं हम आप लोगों को, हम सोच ऐसे करके चलेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों को आता है, बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में बताते चले जाएंगे। नंबर 2, आप लोगों को पढ़ना है, देखिए एक और मैथमेटिक्स आप लोगों को जाननी है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद। दूसरी मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स है वो है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको जानना है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, उसके बाद प्री इन्वेलप, ये सब एक चैप्टर है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इन्वेलप, उसके बाद कॉम्प्लेक्स इन्वेलप के बाद फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल इन्वेलप, और उसके बाद आता है कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंड पास सिग्नल्स। देखो ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सब जो बताया मैंने, जो ये जो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंड पास सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम नॉइस का एनालिसिस करेंगे तो वहां भी नॉइस इज आल्सो अ बैंड पास सिग्नल, फिल्टर्ड नॉइस इज अ बैंड पास सिग्नल। तो वो जो नॉइस सिग्नल है उसको हम कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जैसे डीएसपीएससी सिग्नल है या फिर जो है एसएसबी सिग्नल है, वीएसबी सिग्नल, उसका भी हम कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन तक पहुंचने के लिए हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मालूम होना चाहिए, प्री इन्वेलप मालूम होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स इन्वेलप मालूम होना चाहिए। और नेचुरल इन्वेलप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्वेलप डिटेक्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई इन्वेलप डिटेक्टर लगाते हैं, इन्वेलप डिटेक्टर का जो आउटपुट होता है वो हमारा बेसबैंड सिग्नल को दे देता है एमटी को, वैसे ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के टर्म्स में
कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द एनवेलप डिटेक्टर। तो वो जो सिग्नल हमें एनवेलप डिटेक्टर जो डिटेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल एनवेलप, वो नेचुरल एनवेलप को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आप लोग का स्ट्रांग है और फूरियर ट्रांसफॉर्म स्ट्रांग है तो आप लोगों को फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेलो सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म और ये सेकंड वाला चैप्टर पढ़े नहीं है सर, हम लोग को पढ़ाया नहीं गया है। नहीं हम पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके मुझे सर। पढ़ाना है एनालॉग कम्युनिकेशन, मुझे पढ़ाना है भाई। हम सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म जब तक देखो मैं शुरू करूंगा डिजिटल कम्युनिकेशन से और उसके बाद फिर एनालॉग कम्युनिकेशन पे आऊंगा, बात समझो। तो डिजिटल कम्युनिकेशन जब एनालॉग पे आएंगे तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे और एज्यूम करके चलेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों को आता है, ओके ठीक है। सर। ओके सर। उसके बाद नंबर 3 पे आई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्योंकि देखो जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे ना यहां मजा नहीं आएगा, चैप्टर 3 में मजा ही नहीं आएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आइए। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आइएगा तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एम आ जाएगा। स्टैंडर्ड एम के बाद फिर मॉडिफिकेशंस आ जाएगा। मॉडिफिकेशंस में आइएगा तो आ जाएगा डीएसबी एससी सिग्नल, फिर आ जाएगा एसएसबी, फिर आ जाएगा वीएसबी, ठीक है। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस आ गए। इसके बाद आता है एक टीवी सिग्नल। टीवी सिग्नल सिर्फ इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ से इस टीवी सिग्नल का देखो जो टेलीविजन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वीएसबी में हम कैरियर को रीइंसर्ट करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, एनालॉग आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो रीइंसर्ट करते हैं, उसके बाद आउटपुट पे जो हम रिसीवर बनाते हैं उसका एनवेलप डिटेक्टर लगाते हैं। तो हम इस टीवी सिग्नल का नेचुरल एनवेलप निकालेंगे। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं उसका नेचुरल एनवेलप निकालेंगे और नेचुरल एनवेलप निकाल करके देखेंगे कि एनवेलप डिटेक्टर के आउटपुट पे एग्जैक्टली कौन सा सिग्नल आ रहा है। और ये क्वेश्चन इस तरह का काफी पूछा गया है गेट में कि बताओ कि ये जो सिग्नल है इसको डाला गया ऐसे ऐसे करके एनवेलप डिटेक्टर पे डाला गया, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट होगा नेचुरल एनवेलप होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैथमेटिकली नेचुरल एनवेलप निकालते कैसे हैं। नंबर 4 पे आइए, एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन की सारी कहानी इसके इक्वेशंस पे बसी हुई है। इसमें दो चीजें हैं, एफएम है, पीएम। ऑब्वियसली इससे मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, यहाँ पर डिटेल नहीं किया सिलेबस को। इसमें आपका टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब यहाँ पे देखो जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं या एंगल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें आएगा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म में जितने स्विफ्ट होंगे, स्विफ्ट होने का मतलब क्या है कि टाइम में आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए तुरंत आप फ्रीक्वेंसी में चले गए, फ्रीक्वेंसी में कोई फंक्शन दिया दे करके तुरंत आप टाइम में आ गए। आप जितने स्विफ्ट होंगे उतने ही आप लोगों को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यही करना है, आपको एक सिग्नल को टाइम में देखना है, उसको तुरंत फ्रीक्वेंसी में ले जाना है, फ्रीक्वेंसी से टाइम पे लाना है। टाइम डोमेन में देख के आपको अंदाज होना चाहिए कि इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, स्पेक्ट्रम देख के अंदाज होना चाहिए कि टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 5 है SHRR, सुपर हेटेरोडाइन रेडियो से, बल्कि SHRR कहिए या सिंपल रेडियो रिसीवर्स भी कहिए की बात है। देखिए एक और चीज है, एक और टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे, जो कि आपको जो गेट का सिलेबस दिया हुआ था उसमें नहीं लिखा हुआ था, लेकिन याद रखिएगा कि बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन नॉइज, ये टॉपिक लिखा हुआ नहीं था लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ जो जिस कम्युनिकेशन सिस्टम से पूछा जाता है या तो स्टैंडर्ड एम होता है, या डीएसबी एससी होता है, एसएसबी होता है, या एफएम होता है। इसको हम लोग बस इन चार के लिए पूछा जाता है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कुछ एक्सरसाइज जरूर करेंगे। अब ये ऑब्वियसली वो डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का एडवांटेज ये है कि अगर क्वेश्चन को जरा सा भी ट्विस्ट किया तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से उसे सॉल्व करना होगा। और फर्स्ट प्रिंसिपल से तभी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, अगर आपको वो डिराइव करना आता है तभी आप उसे सॉल्व कर पाइएगा। तो ये भी एक इस साल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसमें भी हम हर एक का डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम किसी एक का देख लेंगे, एक डीएसपी का देख लेंगे, एसएसबी का देख लेंगे, स्टैंडर्ड एम और एफएम का हम लोग एंड रिजल्ट ही देख लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन।
अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो पहला टॉपिक हो जाता है प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हो जाता है, हमने कहा चलो इसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग। यहाँ पे इनकोडिंग की बात कर रहे हैं तो हम लाइन कोडिंग की बात कर रहे हैं, आगे बताएंगे। और एरर कंट्रोल कोडिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यानी कि कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं पीसीएम की, पीसीएम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, अभी रिसेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पीसीएम में भी कुछ हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मॉडिफिकेशंस में एक होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में सिंपली डीएम कहते हैं। एक होता है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, एक होता है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एक होता है डेल्टा सिग्मा मॉड्यूलेशन। तो हम यहाँ सबको नहीं देखेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ डेल्टा मॉड्यूलेशन है। और थोड़ा सा हम लोग जो देख लेंगे, थोड़ा सा इस दोनों को थ्योरेटिकली टच करेंगे, मैथमेटिकली हम सिर्फ और सिर्फ डेल्टा मॉड्यूलेशन को देखेंगे। ये टॉपिक होगा जिसको मैथमेटिकली जाएंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे। डेल्टा सिग्मा मॉड्यूलेशन से नहीं पूछा जाता है। नंबर 3 पे बात करें हम, तो डिजिटल बेस बैंड। अच्छा, बेस बैंड और पास बैंड का भी आप लोग को डिफरेंस बता देंगे। स्टार्ट करने से पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद जब हम इधर कम्युनिकेशन में आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, बेस बैंड पास बैंड के डिफरेंस से। तो डिजिटल बेस बैंड ट्रांसमिशन में यहां पर आपको मैच फिल्टर पढ़ना होगा। मैच फिल्टर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, अभी उसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। और एक आईएसआई पढ़ना होगा, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, ये दो चीजें पढ़नी है। फोर्थ में आइए डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में सारी चीजें आ जाती हैं, एएसके, पीएसके, एफएसके, बाइनरी, एमआरई। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो बहुत कॉमन है इसमें, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोगों को सिर्फ एक टॉपिक आ जाए, ये एक मैथमेटिकल पार्ट है, ग्राम श्मिट, मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखते हैं, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। श्मिट की हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, ग्राम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं इसे। अगर आप लोग को खाली ये टेक्निक समझ में आ जाए, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक समझना बहुत आसान। अच्छा, एक और चीज मैंने देखा है, अगर आप सपोज कीजिए डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं जानते हैं पूरी तरह से, ठीक है, हर बार तो नहीं लेकिन तकरीबन 50% क्वेश्चन जो आते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक पे, अगर आपको सिर्फ ग्राम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में मालूम है तो इसके कॉन्सेप्ट पे आप डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि एएसके, पीएसके, एफएसके क्या, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। क्योंकि ये करता क्या है, ये ग्राम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है कि जो सिग्नल्स हमारे पास है, जैसे हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स को हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना, जैसे कि कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो ए को आई जे के टर्म्स में हम या एक्स वाई जेड के यूनिट वेक्टर एक्स, यूनिट वेक्टर वाई, यूनिट वेक्टर जेड के टर्म्स में लिखते हैं, या रो फाई जेड के टर्म्स में लिखते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं। तो उससे एडवांटेज क्या हो जाता है कि मान लिया जाए कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, एक्स वाई जेड में हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास 10 वेक्टर दे दिए गए, तो 10 वेक्टर के जो, अब हम 10 वेक्टर को सिर्फ 3 वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर एक्स, यूनिट वेक्टर वाई, यूनिट वेक्टर जेड, सिर्फ जो कंपोनेंट्स की वैल्यू वो चेंज कर रही है। इसी तरह से ये क्या करता है, ग्राम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, जो डिफरेंट सिग्नल्स हमारे पास हैं, वो उन सिग्नल्स को सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस ले लेता है। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन डिराइव होता है उन सिग्नल से, और ये देखता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस के टर्म्स में हम उस सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एक बार हम रिप्रेजेंट कर दिए तो फिर उसको हम जो है सिग्नल स्पेस डायग्राम बना करके सिग्नल स्पेस पे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद सारी चीजें सिंपल मैथमेटिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो
तो ये नंबर 4 पे आ गए हम। नंबर 5 पे आइए तो इंफॉर्मेशन थ्योरी है। अच्छा, इंफॉर्मेशन थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है एरर कंट्रोल कोडिंग, तो हम इसी में रख लेंगे, क्योंकि एरर कंट्रोल कोडिंग आप लोग को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, इसी के एक्सटेंशन पे। और 6 में आ जाइए तो भाई TDMA, FDMA, CDMA, ये टॉपिक है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ मिस नहीं किया है। देखिए अगर आप लोगों को कुछ याद आ जाए तो। नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ मिस किया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। हम स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो सर। सिलेबस समझ में आ गया? अब लगता है गौरव कहाँ है, लगता है कि हो जाएगा अब भाई, इतना सब यस सर। पढ़ना है। यस सर। अब छोड़ना नहीं ना है टॉपिक को। नो सर। नहीं, चलो ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं चैप्टर 1। मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम लूंगा इस चैप्टर पे, और इस चैप्टर पे टाइम इसलिए लूंगा ताकि अगले चैप्टर से मुझे कम टाइम लेना पड़े। तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाइए, बस इतना ही है। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि गेट के क्वेश्चंस आप लोगों को सारे ही करवा दें। यहाँ पे सारे मतलब क्या कि पिछले 5-7 साल के कम से कम टोटल क्वेश्चंस करवा दें, और बाकी आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, जितना आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िएगा, या कुछ टॉपिक हम बोल देंगे कि इसको पढ़ लेना है तो पढ़ लीजिएगा। बाकी आप पूरी प्रायोरिटी की बुक उठा के मत पढ़िएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा, उतना पढ़ना नहीं है। तो द फर्स्ट चैप्टर इज वेरिएबिलिटी, रैंडम वेरिएबल। अच्छा देखो, इसको हमने एक साथ क्यों लिखा, तीनों को पहले चैप्टर क्यों लिखा? प्रोबेबिलिटी को अलग चैप्टर कर सकते थे, रैंडम वेरिएबल को अलग, रैंडम प्रोसेस को अलग। ऑब्वियसली पढ़ेंगे तो अलग अलग ही, और यूनिवर्सिटी सिलेबस उठाइएगा तो उसमें सब अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक इसलिए लिखा क्योंकि तीनों का जो जन्म होता है, कि कहानी शुरू होती है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से होती है। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो इनकी जिंदगी शुरू नहीं होती। रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम जो है, यहीं से रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी थ्योरी निकलती है, यहीं से रैंडम वेरिएबल्स निकलता है, यहीं से रैंडम प्रोसेस निकलता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? बहुत सिंपल सी बात है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो नाम से क्या लगता है कि कोई चीज बिल्कुल रैंडमली कुछ भी कर दिया और रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे हमारा मूड के ऊपर है कि मूड किया तो कुछ कर दिया, मूड कर दिया तो कुछ कर दिया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस बट द एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नोन। अगर सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको नहीं मालूम है तो फिर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। नहीं, हमारा मूड जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता हम अगले क्षण पे क्या करने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? इसको याद रखिएगा, सबसे अच्छा डेफिनेशन जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, आप लोग नोट करते जा रहे हैं ना, कॉपी पेन रखे हैं कि नहीं, आर known in advance but the exact outcome is not known. ठीक है, now this is the definition of random experiment. For example, एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। ठीक है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में आपको मालूम है हेड आएगा या टेल आएगा, कोई तीसरी चीज नहीं आ सकती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई तीसरी चीज नहीं आएगी। यानी कि आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कॉइन को हम टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली हेड आएगा कि टेल आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस बट द एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नोन। तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ? हो गया?
ठीक है, यस सर। नंबर 2 समझ में आ रहा है? तो हाँ ना बोलते रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब तो क्लास नहीं है ना सामने, फिजिकली आप लोग को देख नहीं रहे हैं, कम से कम आवाज सुन ले। नंबर 2 है थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यही 6 चीजें आती हैं। लूडो खेला होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यही 6 आउटकम है, लेकिन आपको ये पता है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए? अच्छा, लूडो खेला आपने तो नो सर। बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? 6 की सर, 6 6 की। की। 6 से गोटी बाहर आती है, लेकिन फिर 1 की बहुत जरूरत पड़ती है जब गोटी लटक जाती है होम के अंदर, याद है? लास्ट में 1 पे जब लग जाती है तो फिर 1 की जरूरत पड़ती है, मतलब 6 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 6 जो है 6 से ही आप बाहर निकलते हैं। तीसरा जो है कार्ड्स, शफल्ड कार्ड्स जो होते हैं, या शफलिंग ऑफ कार्ड्स, या ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम शफल, ऐसे लिखते हैं हम। एक्सपेरिमेंट की बात हम कर रहे हैं ना, तो थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ड्राइंग अ कार्ड, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक। हम एक पैक की बात कर रहे हैं, उस पैक ऑफ कार्ड्स कहलाता है। तो इसमें क्या क्या आपको आ सकता है? आपको ए आ सकता है, आपको किंग आ सकता है, क्वीन आ सकता है, आपको जोकर आ सकता है, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2, कितने कार्ड्स हो गए टोटल? 13 कार्ड्स हो गए। और हर कार्ड कितना कितना होता है? पैक ऑफ 52 कार्ड्स हम मिलते हैं, ठीक है ना। एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो हर कार्ड कितना होता है? 4 होता है। 4। हाँ, 4 कार्ड्स इच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेनली इन दोनों का एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, एक दो एक्सपेरिमेंट और ऐड करेंगे बाद में। तो देखो यहाँ पर ये सब क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये सारे सारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। नाउ व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और इसको आमतौर से या तो हम इसको डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में देखिएगा तो आप इसको कैपिटल ओमेगा से डिनोट किया होगा, या फिर कैपिटल एस से भी डिनोट। हम इसको कैपिटल ओमेगा से डिनोट करेंगे, एस से फिर और भी चीजें डिनोट की जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप पहला एक्सपेरिमेंट की बात कीजिए, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? दिस इज सिंपली हेड एंड टेल, ठीक है। यहां पे बात कीजिए तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? दिस इज 1 2 3 4 5 6। यहां पे बात कीजिए तो जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, दिस विल कंटेन, दिस विल बी अ सेट ऑफ दिस 13 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म किया एलिमेंट। एलिमेंट क्या है कि ईच आउटकम इज प्लेस्ड इनसाइड द सैंपल स्पेस, और द सैंपल स्पेस के अंदर हमने इसे प्लेस कर दिया, तो उसे हम लोग फिर क्या कहते हैं? इसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो बताइए पहला जो था टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, उसमें कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस के पास? 2 एलिमेंट्स है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 6 एलिमेंट्स है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में 13 एलिमेंट्स है। समझ में आ गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सर। ना? अब हम लोग आगे यस आते सर। हैं प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी। सर। अब पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करने से पहले हम लोग एक दो टॉपिक्स को और देख लेते हैं, और डेफिनेशंस को देख लेते हैं। देखिए एक डेफिनेशन होता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ डिजायर्ड आउटकम, दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो हम लोग पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, मान लिया जाए कि हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लेते हैं।
थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। इसी से समझने की कोशिश करते हैं। चलो हमें सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट को लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। नाउ दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका सैंपल स्पेस क्या था? हेड एंड टेल। ठीक है, अब मान लीजिए, अब इवेंट की हम बात करते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या कहा कि सेट ऑफ डिजायर्ड आउटकम। अब जो डिजायर्ड आउटकम है ये सबके लिए एक नहीं होगा। मान लीजिए दो टीम है, ए और बी। रेफरी ने कॉइन को टॉस किया और टीम ए को कहा कि तुम बोलो। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन सर, कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन। अच्छा सॉरी, ठीक है सॉरी, थ्रोइंग ऑफ ए कॉइन। अच्छा तो इसे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन लिखना पड़ेगा, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ठीक है ना? ठीक है सॉरी, हम थ्रोइंग ऑफ अ डाइस का भी एक्सपेरिमेंट ले सकते थे, लेकिन वो क्या है कि वो उसमें 6-6 हो जाता है, हम कम लेके चल रहे हैं, सिर्फ इस टर्म को डिफाइन करना है। तो मान लीजिए ए और बी दो टीम है, तो रेफरी ने टॉस सिक्का उछाला और ए से कहा हेड, तो ए के लिए डिजायर्ड आउटकम क्या हो गया? एच हो गया। बी के लिए डिजायर्ड आउटकम क्या हो गया? टेल। अच्छा जो रेफरी है, मान लो रेफरी सी है, सी इज द रेफरी, ये दोनों टीम्स है और ये रेफरी है। रेफरी को इसे क्या बहस भाई कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है? उसको तो इससे बात से बहस है कि हमारा जो टॉस हो रहा है वो सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। तो इसे क्या चाहिए? या तो हेड चाहिए या टेल चाहिए, दोनों में से कुछ भी चाहिए। तो देखो ये तीन अलग अलग लोग हैं, लेकिन तीनों अलग अलग लोगों के लिए डिजायर्ड आउटकम जो है वो अलग अलग है, तो तीनों के लिए इवेंट्स अलग अलग है। नाउ हाउ विल यू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए? अब यहीं से बात आ जाती है प्रोबेबिलिटी की। देखो एक बात याद रखो, जबकि आपको एग्जैक्ट आउटकम नहीं मालूम है, हम क्या कर रहे हैं, हमें सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स मालूम है, एग्जैक्ट आउटकम नहीं मालूम है। अब हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहे, इसको क्वांटिफाई करना चाहे, तो क्वांटिफाई कैसे करेंगे? जैसे अगर हमें एग्जैक्ट आउटकम मालूम है, जैसे हम एक सिग्नल ले लेते हैं, लेट्स से ए कोसाइन 2 पाई एफ टी, एक वेवफॉर्म है। हमें मालूम है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है, एम्पलीट्यूड मालूम है, तो हमें मालूम है किसी पर्टिकुलर टाइम पे सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, हम जानते हैं। तो उस तरह के सिग्नल को हम डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है। लेकिन जब हम रैंडम की बात करेंगे, तो रैंडम में क्या होता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। हमें ये तो मालूम होता है कि -5 से +5 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या है, कहाँ रैंडमनेस आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नोन, बट द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स इज नोन इन एडवांस। तो अब यहां पर हम जब बात करते हैं, अगर हम उसको क्वांटिफाई करना चाहे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को, तो हम कैसे करते हैं? देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी मैथमेटिकली represented using probability theory। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले किसको जन्म दिया? प्रोबेबिलिटी थ्योरी को, या कहिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इसने यूज किया। तो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थ्रू हम इसे जो है क्वांटिफाई करते हैं, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या कहता है कि जब हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग चांसेस के टर्म से बात करेंगे, क्या अनुमान लगाएंगे, अंदाज लगाएंगे। तो जो अंदाज लगाया है, तो अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हम जो है ए को हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक इवेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब हम जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ए आया कितनी बार। उसका दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, फिर देखेंगे कि ए कितनी बार आया, फिर तीसरी बार की, ऐसे करते चले जाएंगे। और एन को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, हम मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम देखेंगे कि वो इवेंट कितनी बार हमें मिल रहा है। तो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव ऑब्टेन्ड the event divided by the total number of experiments, now that will define the probability of occurrence of that particular event।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मान लिया एक बार सिक्का उछाला तो हेड आया, दूसरी बार तो टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, ऐसे चलता चला जाएगा। आप करके देखिएगा कभी, तो जैसे 5 बार कीजिए, अगर आपने 10 बार किया तो हो सकता है कि 5-5 बार दोनों नहीं आए, एक बार 6 आए, एक 4 आए। लेकिन जब आप 100 बार कीजिएगा तो 60 और 40 नहीं होगा, मे बी वो 55 और 45 होगा। अगर आप 1000 बार कीजिएगा तो फिर वो जो है 550 और 450 नहीं होगा, वो आपका 510 और 490 के आसपास होगा, वो और करीब होता चला जाएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आप कीजिएगा तो फाइनली वो 1/2 आ जाएगा। इसको निकालने का एक दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए हम निकालते हैं। अगर ये फेयर कॉइन है तब हम बात कर रहे हैं, फेयर कॉइन की, बायस्ड कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं। फेयर कॉइन का मतलब है कि हेड और टेल आने दोनों बराबर बराबर आ सकता है। तो हम इसको ऐसे निकालते हैं कि इवेंट ए जो हमारे पास है उसके कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो देखो ये जो इवेंट ए होगा बेसिकली दिस इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इनफैक्ट ऑल द इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। जितने भी इवेंट्स होंगे वो सैंपल स्पेस के सबसेट्स होंगे। तो हम देखेंगे कि इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है डिवाइड बाय जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1, सैंपल स्पेस पे कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। इसी तरह से इवेंट बी क्या है, अकरेंस ऑफ टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट सी। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है 2, सैंपल स्पेस से कितने एलिमेंट्स है 2, so this will be equal to 1। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि एक ऐसा इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 1 होने का मतलब है कि हर हाल में मिलेगा। तो इस तरह के इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट कैसे को कहते हैं, श्योर इवेंट मतलब होता है विच ऑलवेज अकर्स, ये हमेशा आकर करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट है ये, इसको तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होती है इसको हम इससे अगर डिनोट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो श्योर इवेंट के अगर सेट ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, ऑब्वियस सी बात है। और एक होता है नल इवेंट। नल इवेंट का मतलब होता है विच नेवर अकर्स, जो इवेंट कभी नहीं होगा उसको हम लोग नल इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कॉइन को उछाला और आपको 5 मिल जाए, ठीक है, तो आपको 5 नहीं मिलेगा तो हेड मिलेगा। चलिए आप 5 का सिक्का उछाल देंगे तो 5 मिल जाएगा। लेकिन कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आपने कॉइन उछाला और आपको 5000 मिल जाए। हम अपने केस की बात करें तो 5000 तो नहीं मिलता है, तो दैट इज अ नल इवेंट। ठीक है, तो वो या कॉइन उछाले और 0 मिल जाए तो 0 तो नहीं मिलता है, तो दैट इज अ नल इवेंट जो कभी आकर ही नहीं कर सकता। आपको या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो ये बात हो गई रैंडम एक्सपेरिमेंट 1 के। देखो यहाँ से हमने कितने टॉपिक्स को कितने कितने टॉपिक्स को हमने देख लिया। यहाँ पे पहले हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सब मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा। दूसरा हमने देखा कि रैंडम सॉरी सैंपल स्पेस क्या होता है। फिर हमने देखा इवेंट क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी देखी हर इवेंट के साथ, राइट। तो इतनी चीजों को हमने आज डिस्कस किया। यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, हम लोग आगे फिर कल करेंगे क्लास को। ठीक है, आज हम छोड़ रहे हैं 1 घंटे में, टुडे इज द फर्स्ट क्लास। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, सिलेबस से रिलेटेड या फिर अभी तक जो टॉपिक पढ़ा। कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेस चैनल तक जाएंगे और कल मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। नाउ एनीथिंग यू विल लाइक टू आस्क।
नो सर। नो, क्या भाई ज़्यादा टाइम हो गया ना, 9 बजने वाला है। सो पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं अब, ठीक है।